नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रणक्षेत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर पहुंचे थे और जहां से पीएम ने कई बड़ी सौगातें दी। प्रधानमंत्री ने किसानों को 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि के साथ साथ कई शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम भी किए। सही मंच पर चढ़े तो विपक्ष पर जमकर हमला बोला। यूपीए का नाम बदलने से लेकर सिम्मी तक, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक, सेना से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक सबकी याद पीएम ने दिलाई। प्रधानमंत्री ने सूबे में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार वाली लाल डायरी का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए चुनावी बिसात पर पहली चाल चल दी। कैसा रहा राजस्थान में सियासत का गुरुवार, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में और उसके बाद चर्चा की होगी शुरुआत। आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। धरती तो राजस्थान की थी, मौका किसानों की सौगात का, मगर जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। यूपीए का नाम बदलने से लेकर सिम्मी तक, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक, सेना से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक सबकी याद दिला दी। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए तो उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया। अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? कांग्रेस और उसके सहयोगियों के भ्रष्टाचार की बात हो रही हो और धरती राजस्थान की हो तो लाल डायरी का जिक्र लाजमी है। लिहाजा पीएम ने मुद्दे को लपक लिया और गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार की वही खाते का चिट्ठा खोल दिया। वार हुआ तो सफाई देने के लिए खुद सीएम गहलोत ने मोर्चा संभाला। और पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है और पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बारे में इनकम टैक्स है, ईडी है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार।
और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। पीएम मोदी के सीकर कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत के शामिल होने को लेकर भी जमकर सियासत हुई। कार्यक्रम में सीएम गहलोत को भी भाग लेना था, लेकिन पैरों की चोट की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। सीएम गहलोत ने भाषण हटाए जाने का आरोप लगाया, तो पीएमओ ने गहलोत पर सही जानकारी न देने का आरोप लगाया। सीएम गहलोत और पीएमओ के बीच ट्विटर का वॉर छिड़ गया। एक तरफ से आरोप तो दूसरी ओर से सफाई का दौर चलता रहा। मामला यही खत्म नहीं हुआ। पीएम और सीएम गहलोत ने खुद मोर्चा संभाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। और ये प्रोग्राम जो है हमें बताया गया, प्रोग्राम आगे बनके मिनट उसके अंदर मुझे बोलना था। अचानक रात को उन्होंने उनके लिए दिलवा दिया कि नहीं, उनकी स्पीच नहीं। सीकर दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए भेजे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पीएम प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की भी शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने सूबे के 5 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी किया। बहरहाल राजस्थान से पीएम ने किसानों को साधने के साथ ही विपक्ष की बखिया भी उधेड़ दी। सूबे की हर 5 साल की सत्ता बदलने की रवायत और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सहारे बीजेपी राजस्थान में वापसी की तैयारी कर रही है। और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि चुनावी बिसात पर शेर और मात का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मोदी ने खोले गहलोत की लाल डायरी की राज। चर्चा में शुरुआत करते हैं। डॉक्टर निमिषा गौड़ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर निमिषा। रामनिवास हैं बुद्ध नागर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हरगोविंद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत निमिषा गौड़ आप ही के साथ, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की सीकर की धरती से जो हुंकार भरी, और हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री ने जो कहा कि लाल डायरी के अगर पन्ने पलटेंगे, लाल डायरी के अगर राज खुलेंगे, तो कांग्रेस के कई बड़े बड़े सूरमाओं के राज बेनकाब हो जाएंगे, पर्दा उठ जाएगा। आखिर इसमें उस लाल डायरी में क्या राज है ऐसा, जिसका जिक्र बार बार राजस्थान की सियासत में हो रहा है पिछले 5 दिनों से? निमिषा जी का ऑडियो खोलिए। जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, देखिए शिव जी, जिस लाल डायरी का जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसकी पोल अब सामने आने बाकी है। क्योंकि आप देखिए कि जिस ईडी पर लगातार कांग्रेस लगाती आई है, आज भी बोला है, उस ईडी की जांच से बचने के लिए उस समय के मंत्री और विधायक धर्मेंद्र राठौड़ जी के घर पहुंचे और उस लाल डायरी को फेंका। तो लाल डायरी को लेने के लिए पहुंचे, फेंका। और आप विधानसभा में जब लाल डायरी लेकर के इनके पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व मंत्री आते हैं, तो 50 से ज्यादा विधायक और मंत्री उन पर टूट पड़ते हैं। तो ये भयभीत होते कांग्रेस के मुखिया, जिस काल कोल्पित बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि भ्रष्टाचार का छोटा सा लेखा जोखा इस लाल डायरी के अंदर है, और सामने आ चुका है कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी है। हिसाब किताब लाल डायरी के अंदर है, और ये राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप देखिए, मंच पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 17,500 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। ओपन प्लेटफॉर्म है, पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, और उसके साथ में सुशासन की स्थापना भी हो रही है। और यहाँ कांग्रेस, आपको क्या लगता है आज अशोक गहलोत क्यों नहीं आए होंगे? जी, आपको क्या लगता है अशोक गहलोत आज क्यों नहीं आए होंगे? देखिए, वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने स्वार्थ का हवाला दिया, फिर कह रहे हैं मुझे बुलाया नहीं। तो ये जो आपस में जनता के सामने आने की अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के सामने, क्योंकि वहां पर सत्य है और यहाँ असत्य है, यहाँ झूठ है और यहाँ तथ्य है।
तो तथ्यों और तथ्यों की प्रामाणिकता पर जनता अब खरी उतारती है अपने जननेताओं को, और ये अभी थोथी योजनाओं के प्रचार प्रसार में व्यस्त है, प्रचार प्रसार में व्यस्त है। हकीकत में योजना कहीं नहीं है। पिछले 8 महीनों से डोल बज रहा है कि महिलाओं को सेलफोन मिलेगा, लेकिन अभी भी प्रचार प्रसार है, सेलफोन कहीं नहीं है। ठीक है, रामनिवास बुद्धनगर साहब, पहले प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया जो विपक्ष का नया गठबंधन है इसकी तुलना प्रधानमंत्री करते हैं इंडियन मुजाहिदीन से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। तो क्या कवर अप करने की कोशिश थी क्या आज? प्रधानमंत्री जी को पहले बात तो नाम बदलने की जो बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले शुरुआती प्रधानमंत्री जी ने की थी, जो केंद्र सरकार की पूर्ववर्ती केंद्र सरकार में उन बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम बदले गए, वो किसने बदले? माननीय मोदी जी ने बदले। अगर कोई दल देशभक्ति के नाम, देश के नाम पे एकजुट हो रहे हैं विपक्षी दल, तो मोदी जी को तो स्वागत करना चाहिए। इंडिया के नाम से मोदी जी को इतनी क्यों आपत्ति हो रही है? इंडिया के नाम पे उनको मुजाहिदीन यूथ की याद क्यों आ रहा है? इंडिया के नाम कंपनी उनको याद क्यों आ रही है? इंडिया के नाम पे उनको अपना भारत देश क्यों याद नहीं आ रहा है? इंडिया हमारा भारत देश है, और इंडिया के नाम से अगर कोई इंडिया के लिए काम करना चाहता है तो आपके पेट में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये मेरी समझ से बाहर है। अगर इस दल को, इस एकजुटता को इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हैं, तो ये देश की जनता जानती है कि वर्तमान हालात में, वर्तमान के इस देश के हालात में कौन लोग हैं जो देश के लोगों के हितैषी हैं, और कौन लोग हैं वो जलते हुए देश में, जलते हुए राज्यों को और लेकिन रामनिवास बुद्धनगर साहब, ये एकता और गठबंधन की बात आप बाद में कीजिएगा, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए ना, कौन किस मतलब से आया हुआ है। केजरीवाल क्यों आए हैं पता है आपको? इंडिया में जो INDI ये जो आपने संगठन बनाया है विपक्षी एकता का, केजरीवाल इसलिए है क्योंकि आप ऑर्डिनेंस में साथ देंगे उनका। अगर आप मना कर दे तो अरविंद केजरीवाल साथ नहीं आते आपके। आपको पता है राजस्थान में अशोक गहलोत और जो पूर्व डिप्टी CM थे सचिन पायलट, उन दोनों के बीच किस तरह से दो फाट चला हुआ है, ये आपको ज्ञात है, आपको याद दिलाना पड़ेगा। नीतीश कुमार का मकसद क्या है? नीतीश कुमार क्यों पूरे देश का अलग अलग जगह जाके दौरा कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनका अलग अपना स्वार्थ है। तो हर व्यक्ति का, हर दल का अपना स्वार्थ है, कोई निस्वार्थ भाव से आपके साथ नहीं आया है। इस मुगालते को निकाल दीजिएगा दिमाग में से। कोई बात नहीं, आपकी बात मान लीजिए कि वो अपने स्वार्थ से आए हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ सारे दल एकजुट हैं, और जो मोदी जी रामनिवास जी बताइए, जो खुद कांग्रेस इतने गठनों में, इतनी खुद कांग्रेस विभाजित होती आई है 1885 से लेकर के आज तक, आप देखिए, और महाराष्ट्र में तो कांग्रेस में से कांग्रेस में विभाजित हुई है, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेसी, कांग्रेसाई, कांग्रेसो, तो वो आज एक की बात कर रही है। वो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एकता की बात कर रही है। देखिए आज आप हमारे कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, आप अपने दल की चिंता कीजिए, आप अपने दल की चिंता कीजिए। जिस राजस्थान में, आप अपने दल की चिंता कीजिए, जिस राजस्थान में आज मोदी जी वहाँ आपका नेतृत्व नहीं है, वहाँ आपका नाम की जीत नहीं है। वसुंधरा जी आज ये आप बता दीजिए कि राजस्थान में आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना से वो हमारे युवाओं को स्वागत करने पहुंचे थे, जो टुकड़े होंगे कांग्रेस के टुकड़े हो रहे। अरे राजस्थान के अंदर तो राज्य में टुकड़े हो रखे हैं। मुख्यमंत्री जयप्रकाश से बात नहीं करते, हर जिले में टुकड़ा रखा है। आपकी जो कांग्रेस संगठन की कोई बैठक होती है तो कुर्सियां लगती है, कुर्सियों में फुटबॉल होता है। अब कांग्रेस को राजस्थान को जोड़ने की बात की, राजस्थान की योजनाएं धराशायी हो चुकी है। योजनाओं के प्रचार में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस विभाजन की कगार पर आ गई है।
नब्बे विधायकों को इस्तीफा, आपके मंत्रियों के बयान, कल से लेकर कल तक आप लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपकी विधायक बदल वगैरह कहती है ठीक है हरगोविंद अरोड़ा साहब, हरगोविंद अरोड़ा साहब, राजस्थान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों चाहे कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज, दोनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं राजस्थान को लेकर। लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में लाल डायरी वाला जो मामला चल रहा है चलेगा, चल पाएगा, गुल खिला पाएगा, या फिर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा राजस्थान में इस बार? गुलाबी नगरी की जो लाल डायरी की हाँ। ये कहानी शुरू हुई है, तो इसकी देखिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो ये लाल डायरी वाले साहब हैं जो कह रहे हैं कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ, हाँ। अभी तक वो डायरी अपनी जेब में डाल के जो सत्ता का सुख भोग रहे थे और उस भ्रष्टाचार में वो स्वयं भी तो लिप्त रहे होंगे। तो पहले तो मेरा निवेदन उन एजेंसियों से ये है कि पहले तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इन्हें और सत्ता की क्रीम मिल रही होती तो डायरी तो अभी भी इनके खीसे में ही होती। और हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी किसी रंग की डायरी हो, लेकिन जो सामने आएगा उसी पर तो चर्चा की जाएगी। और जहां तक प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न घोटालों की चर्चा की पिछले 9 साल से देश के इतने यशस्वी, ऐसा भी तो हो सकता है ना जो आप कह रहे हैं कि लाल डायरी जेब में रख के जो शख्स घूम रहे थे गुलाबी नगरी में, हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा जवाब दे गई हो, अंतरात्मा की आवाज उन्होंने उस दिन सुन ली हो जिस दिन विधानसभा का सत्र चल रहा था, और अंदर का जो दुख था राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेके, राजस्थान रेप कैपिटल है पूरे देश में, उसको लेकर उनका जो दुख फूट पड़ा विधानसभा में, ये भी हो सकता है ना। उन्होंने तो ये सिद्ध कर दिया ना कि हाँ। देश के आज के अधिकतर राजनीतिक दलों के नेता वो अपनी संवेदनाएं खो चुके हैं। लोगों के प्रति जो उनका भावनात्मक जुड़ाव था जो पिछली और अन्य पीढ़ियों में राजनेताओं का रहा, वो तो खत्म हो गया। और जहां तक आपने उनकी आत्मा की आवाज की बात की, आत्मा की आवाज के ऊपर वो जो कुर्सी का सुख भोग रहे थे उस कुर्सी का वजन ज्यादा रहा होगा। अगर वो कुर्सी अभी तक होती तो शायद अभी तक लाल डायरी ना होती। तो खरीद फरोख्त में तो ये भी शामिल रहे होंगे। सीधे सीधे से पहले गुनाहगार तो यही माने जाएंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न घोटालेबाज और घोटालों का जिक्र किया, 9 साल में क्या कॉमनवेल्थ, कोयला और अन्य घोटालों के घोटालेबाज क्या जेल के अंदर हैं? जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज थी आज वो सत्ता में सुख भोग रही है ना साथ में। महाराष्ट्र में जिस व्हील चेयर पे सरकार चल रही है उस राजस्थान में भी तो पेपर लीक उद्योग चल रहा है ना स्पीकर। बिल्कुल, जहां पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर कितने सारे पेपर लीक हो जाते हैं बच्चों के। आज पेपर हुआ और 2 घंटे बाद पता चलता है कि वो तो व्हाट्सएप स्टेटस पे घूम रहा है लोगों के। और इससे तो देश की प्रतिष्ठा और देश की शिक्षा व्यवस्था जिसका हम डंका पीटते रहे, जहां नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी रही, आज आप देखिए ना देश में शिक्षा का स्तर क्या है कि कोई फेल ही नहीं होगा, सभी पास होंगे। किसी बच्चे को मेहनत करने और पढ़ने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। चंद रुपए इकट्ठे करे और आपने अभी आप इतनी दूर क्यों जाते हैं? अभी आप पीछे देखिए बिहार का जो जमीन और नौकरी का जो घोटाला रहा, तो जो लोग जमीन देकर नौकरी पर आए वो रेलवे में क्या देश की सेवा कर रहे होंगे? ठीक है। तो जिन रामनिवास जी, आपकी पार्टी में बागी पनप रहे, पता आपको? एक तो हाल ही में राजेंद्र गुड़ा। नहीं, इनकी पार्टी में बागी पनपेंगे तभी तो भाजपा ठीक है अपनी सरकारें चला पाएगी। ओके रामनिवास जी, एक तो राजेंद्र गुड़ा हाल ही का एग्जाम्पल है, उससे पहले सचिन पायलट भरे बैठे हैं कि कब उन्हें कारतूस चलाना है, सही समय का इंतजार कर रहे हैं वो। देखिए, राजेंद्र गुड़ा ना तो कभी हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, ना उनकी विचारधारा हमारी पार्टी के साथ रही है। वो केवल अच्छा, तो मंत्री बनाने वाला कौन था? उनको मंत्री किसने बनाया था? उनको राजेंद्र गुड़ा को मंत्री किसने बनाया था? अशोक गहलोत ने उनके विधानसभा क्षेत्र में जाके क्या कहा था पता है आपको? धन्यवाद ज्ञापित किया था। भूल गए निमिषा जी, ये भूल गए। अशोक गहलोत ने जो लाइनें कही थी इनको याद दिलाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए। हाँ, भूल जाते हैं। हाँ, वो सोनी जी, हाँ, गठबंधन की सरकार थी, शामिल करवाया, मंत्री बने थे।
जाए। नाती कांग्रेस पार्टी के नेता के नाते हम मंत्री बने। और रही बात सचिन पायलट जी की, सचिन पायलट जी ने अपने सरकार का मीडिया के सामने आकर कह दिया कि अशोक गहलोत जी मेरे सीनियर हैं और उनके नेतृत्व में राजस्थान में काम कर रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस बहुत बार है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे क्या बोल रहे हैं, बेटी के जन्मदिन पे जाके बोलते हैं राजेंद्र गुड़ा को धन्यवाद देने सरकार में चाहिए। और यहाँ आप कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा की नहीं है, देशराष्ट्र की हुई कांग्रेस की सरकार की पोल का ढोल अब राजस्थान में बज रहा है। मोदी योजनाओं का योजना है, न किसान सुखी है, न युवा सुखी है, न महिला सुरक्षित है। नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचारी कांग्रेस को। आपने भ्रष्टाचार किया, वो तो नार्को टैक्स की डिमांड कर रहे हैं। चलिए रामनिवासी करवा दीजिए, नार्को टैक्स सभी लोगों का नार्को टैक्स करवा दीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा आपके। एक एक करके प्लीज एक एक करके आप तीनों से मेरा निवेदन है, एक एक करके अपनी बात रखिए। आप सब बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो देश भर में आपको दर्शक सुन रहा है, वो समझ नहीं पाएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राजेंद्र गुड़ा का एक सेकंड सभी का फेडर डाउन कीजिए, सभी का फेडर। रामनिवास बुद्धनगर का सिर्फ ऑडियो खोलिए। रामनिवास जी, अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुड़ा के लिए तारीफ की थी कि नहीं की थी? क्या कहा था आप खुद बताइए, मैं नहीं बोलूंगा और निमिषा गौड़ नहीं बोलेंगी, ना हरगोविंद अरोड़ा बोलेंगे। रामनिवास रावत खुद बताएंगे कि अशोक गहलोत ने क्या कहा था उनके विधानसभा क्षेत्र में जाके। देखिए, हाँ, अशोक गहलोत ने उस वक्त राजेंद्र जी गुड़ा के लिए जो कहा, वो उस वक्त की परिस्थिति क्या कहा था, लाइनें क्या थी, लाइनें क्या थी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सेंटेंस क्या था, मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए आप। हाँ, राजेंद्र गुड़ा जब सरकार में हम अल्पमत में थे, सरकार बनानी थी तो 6 विधायक लेके मतलब अगर कोई सच विधानसभा में बोल दे निमिषा गौड़ तो उसकी सजा क्या दी जाएगी कि उसको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा। ये चल रहा है राजस्थान में। देखिए, ना तो ऑडियो खोलिए निमिषा गौड़ का। चीज बोली है राजस्थान में महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के लिए जो राजस्थान सरकार ने किया है। मणिपुर पर सियासत करेंगे लेकिन राजस्थान के बारे में नहीं बोलेंगे आप। रामनिवास बुद्धनगर साहब, मणिपुर पर आप सियासत करेंगे, राजनीति करेंगे, संसद में काला कपड़ा पहन के आएंगे, लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है उसके बारे में आपके मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, आपके बड़े नेता नहीं बोलेंगे, आपके प्रवक्ता नहीं बोलेंगे और आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि राजस्थान में जो अपराध हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, उस पर नहीं बोलना है आपको। तभी तो करौली की घटना आपको याद है? करौली में कर्फ्यू लगा रहा, कितने दिन तक इंटरनेट बंद रहा। उदयपुर में क्या हुआ आपको याद है? क्या याद दिलाना पड़ेगा? महिला को निरस्त घुमाया गया, हमारी अस्मिता लुट रही है रामनिवास जी, और आप बोलने वाले को बर्खास्त कर रहे हैं। उदयपुर की घटना, ठीक है। अब निमिषा गौड़ फेडर डाउन कीजिए। निमिषा गौड़ पहले प्रधानमंत्री इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं, इंडिया नाम की, और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हैं, इंडिया नाम की, और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। ये तीनों में जरा एक बार अंतर बता दीजिए। और क्या भ्रष्टाचार भारत छोड़ो सेंटेंस बोल के क्या इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया पर जो तुलना की, क्या वो कवर अप किया जा रहा था क्या सीकर में? देखिए, सिर्फ कवर अप नहीं है, ये तुलना इसलिए की गई है कि अल्टीमेट टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है। 2014 से पहले के चुनाव आप देख लीजिए, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गांव से लेकर के शहर से लेकर के विदेश तक बैठे हुए व्यक्ति को सीधा पैसा पहुंच रहा है। हमारे 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। सशक्त भारत, मजबूत भारत G20 की बैठकों में भी सराहा जा रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार उन्मूलन का सबसे बड़ा टारगेट हमारा पूरा हो रहा है। अब रही बात आज अभी जो नया संगठन बना है इनका, तो अल्टीमेट टारगेट क्या है, आप किसको टारगेट करना चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है उससे परेशान है, क्योंकि जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ नया तथा कथित जो इंडिया संगठन है उनकी सरकार है, वह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर चुकी है। राजस्थान के अंदर तो खुद कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने बोला, तो कह रहे हैं कि देखिए हमने बिजली फ्री कर दी है,
200 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे सर। यहाँ पे जो फ्यूल चार्ज बढ़कर आ रहा है, कोई फ्री नहीं बिजली। नहीं, बिजली फ्री है मैडम राजस्थान में। मैं राजस्थान से आता हूँ, मुझे पता है। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बोला है बिजली फिलहाल बिजली का बिल नहीं आ रहा। 100-200 यूनिट तक इन्होंने फ्री की है बिजली को कुछ तो फ्री किया है। 100 यूनिट फ्री नहीं है यहाँ पर। जो फ्री चाहिए उसको फ्यूल चार्ज बढ़ा करके दिया जा रहा है, कोई फ्री नहीं है। आप मेरी बात मानिए, अब शिवम कहीं पर भी लाइव लोगों को मतलब क्या है, लोगों को मतलब क्या है कि उनका बिल जीरो आना चाहिए, उनका बिल जीरो आ रहा है। लोगों का ना तो बिल कम हुआ है और ना ही इन्होंने कोई 100 यूनिट फ्री किया है। फ्यूल चार्ज बढ़ा करके बिजली का बिल दिया रहा है। इसका जवाब मेरा घर है राजस्थान में, मेरा घर है राजस्थान में, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ इस बात का। मेरा घर है राजस्थान में, मैं इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि बिल जीरो आ रहा है कई लोगों का। ये बात सच है और आपको गाहे बगाहे चीज माननी पड़ेगी कि लोगों को बिजली के बिल से राहत मिली है और लोगों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। करेक्शन करती हूँ शिवम जी। हाँ ठीक है, आप करेक्शन कर सकते हैं। नहीं आती होगी, हाँ, जिनकी बिजली पहुंच ही नहीं पाती होगी, हाँ, उनका बिल आता है। मैं घरेलू बिजली की बात कर रहा हूँ। बिजली पहुंच ही नहीं रही है। बिजली की कटौती इतनी ज्यादा की जा रही है गाँव के अंदर के लोगों जहाँ बिजली नहीं जा रही वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन और ना कृषि कनेक्शन टाइम पे दिए जा रहे हैं। रामनिवास बुद्धनागर साहब, जहाँ बिजली नहीं आ रही है ना, वहाँ बिजली के बिल जीरो होंगे। ये मैं करेक्शन करती हूँ मेरी तरफ से। राजस्थान में त्राहिमाम मची हुई है। आज एक प्रधानमंत्री जी के पास सुनने के लिए लाखों लोग इसीलिए आए क्योंकि वो एक आशा है, वो एक हमारी उम्मीद है। लेकिन वो राजस्थान वासियों को इस अशोक गहलोत कह रहे हैं निमिषा गौड़ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देखिए साहब, इस बार तो हमने रीट में बम्पर भर्तियां निकाली हैं, हजारों युवाओं की, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, नौकरियां लग रही हैं लोगों की धड़ाधड़, बिजली अपने मुफ्त कर दी, हम लोगों को राशन हमने बांटा। तो इन सब चीजों का हमें लाभ मिलेगा 2023 के विधानसभा चुनाव में जो 2 महीने बाद होने वाले हैं। देखिए शिवम जी, भर्तियां निकाली, भर्तियों में जम के घोटाले किए, मंत्रियों के परिवारों को अच्छे नंबर दिए, आगे बगाए किन लोगों को नियुक्तियां दी हैं, और पेपर आउट सरगना बनाया, जिसका मुख्य सरगना आज भी विदेश में बैठा आराम फरमा रहा है। और इतना पेपर आउट हुआ है कि आरबीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड को भंग करने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी तक दे चुके हैं, क्योंकि पूरी आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सिविल सेवा आज की 4 तारीख में। तो जितना युवाओं का फैलावा हुआ है, बेरोजगारी भत्ता किसी का आया नहीं है। हाँ, कुछ स्तर पर इन्होंने जो पेपर सरगना उनको, लेकिन अभी सवाल पूछ रहे थे हरगोविंद अरोड़ा साहब ने, अभी सवाल पूछा कि लाल डायरी में क्या है। तो लाल डायरी में क्या है मैं आपको बता देता हूं। आरसीए के चुनाव में सीएम के पुत्र वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाने के लिए राठौर ने ही जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों को पक्ष में किया था। ये लाल डायरी के अंदर है। लाल डायरी में चुनाव का हिसाब है आरसीए का, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का हिसाब उस लाल डायरी में है। राठौर ने डायरी में लिखा कि किस संघ के पदाधिकारी को कितना पैसा दिया गया है, यह उस लाल डायरी में है। डायरी में अधिकारियों के तबादलों, खनन पट्टों के आवंटन और स्वायत्त शासन विभाग में हुए कार्यों का हिसाब भी उस लाल डायरी में है। इसलिए सरकार उस लाल डायरी उजागर ना हो जाए, बार बार डर रही है। हरगोविंद अरोड़ा साहब, हाँ, हरगोविंद अरोड़ा साहब, इसीलिए आज इस लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर की धरती से किया। जाना था, जापान पहुंचे, चीन। बंधु जो राम नेनवाजी मेरे बड़े भाई हैं, वो विषय को मणिपुर की ओर ना करें डाइवर्ट। आप लोगों ने डॉन फिल्म तो देखी होगी ना, अमिताभ बच्चन की। उसमें भी एक लाल डायरी होती है और डॉन उस लाल डायरी को ना लॉकर में संभाल के रखता है, रास्ते में सबको घुमाता और दिखाता नहीं चलता। अब ये जो लाल डायरी वाले साहब हैं, जब इनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार और इतने घोटालों की डायरी अपने अंदर समाये बैठे थे, तो क्या देश का नागरिक, एक क्षेत्र का विधायक और एक प्रदेश का मंत्री, इतने दायित्व होने के बावजूद क्या इनका देश के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी? क्या ये देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते थे? देश के लिए सारी कुर्बानियां देने का ठेका देश की फौज ने लिया हुआ है और क्रीम और मलाई खाने का ठेका इन लोगों ने लिया हुआ है। और आज वो जो अमिताभ बच्चन की डॉन की लाल डायरी की याद आ गई, तो कृपया उसके विषय में मेरे कांग्रेस के बंधु थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें,
तो अच्छा, क्योंकि मणिपुर पे लेकिन तो लाल डायरी पे कुछ बोल नहीं रहेंगे, नहीं कुछ बोलेंगे नहीं जी, रामनिवास बुद्धनगर साहब कुछ नहीं बोलेंगे नहीं लाल तो डायरी। हम अपने विषय से इनको पता है कि अगर बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, बोलेंगे तो फंसेंगे, बोलेंगे तो घेर लिए जाएंगे, बोलेंगे तो सरकार चली जाएगी, बोलेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे। ऑडियो खोल दीजिए रामनिवास बुद्धनगर का। लाल डायरी पे मैं बोलूंगा, बोलिए, बोलिए, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हाँ, लाल डायरी में क्या छुपा रही है सरकार? लाल डायरी में ऐसा क्या है जो डर रही है सरकार? बताइए, मैं पूछ रहा हूँ सवाल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ, पहले क्यों डर रहे हैं आप लाल डायरी से इतना? पहले तो ये लाल डायरी नाम का कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। और दूसरी, ये लाल डायरी है वो बीजेपी का षड्यंत्र है, हम पहले दिन से कह रहे हैं। हाँ। और नहीं, अगर लाल डायरी नाम की रामनिवास जी कोई चीज नहीं है तो मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहूंगा, आप देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, आप देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। अगर लाल डायरी के नाम से कोई चीज नहीं है और आपकी प्रतिष्ठा पर कोई कीचड़ उछाल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ अशोक गहलोत को जयपुर में बैठ के और सारे मीडिया कर्मियों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। और मुझे चैलेंज कीजिए, आप लाल डायरी में अगर कुछ हो तो मैं सीएम पद त्याग दूंगा। मुख्यमंत्री एक एक करके प्लीज, एक एक करके ऐसे नहीं, एक एक करके। आपकी आवाज दर्शक नहीं सुन पाता है, प्लीज मैं आपसे निवेदन है, एक एक करके बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आज माननीय अशोक गहलोत जी ने मोदी जी से निवेदन किया है कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आपके पास बड़ी बड़ी देश की एजेंसी ठीक है, आप सक्षम व्यक्ति है, वो तो होगा, वो तो आने वाले समय में होगा निमिषा गौड़। लेकिन रामनिवास जी एक जल्दी से, मेरा सवाल, टाइम बहुत कम है मेरे पास। रामनिवास जी, जो परंपरा राजस्थान में चलती आई है पिछले सालों से, 15-20 साल से, कि कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, तो अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो परंपरा के हिसाब से तो मेरा बीजेपी की सरकार बननी चाहिए 2023 में। कितनी तैयारी है आपकी? परंपरा, इस बार परंपरा टूटेगी। हाँ। राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया, रिवाज बदलेगा, रिवाज, राज नहीं बदलेगा। रिवाज और राज दोनों बदलेंगे। राज बदल जाएगा तो फिर बीजेपी आ जाएगी ना, राज बदल जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी। रिवाज बदलेगा, राज, मतलब सच छुपता नहीं है क्या? निमिषा गौड़ सच बोल दिया क्या इन्होंने कि राज बदलेगा? जल्दी से निमिषा गौड़ जल्दी से, एक मिनट में निमिषा गौड़। देखिए, 56 से 21 पर आई कांग्रेस, 15 सालों से 56 से 21, अब 21 हर बार आधे कम हुए हैं, तो 21 से ये 11 पर जाएंगे, उससे कम पर जाएंगे, वक्त बताएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार से ये आज राजस्थान की जनता त्रस्त हो चुकी है, बहन बेटियों की असुरक्षा से त्रस्त हो चुकी है, युवाओं के ठीक है, आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं, निमिषा गौड़ और रामनिवास बुद्धनगर को भी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। निमिषा गौड़ आपका शुक्रिया, रामनिवास बुद्धनगर साहब आपका शुक्रिया, और हरगोविंद अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोदी ने खोले हैं गहलोत की लाल डायरी के राज, और सीकर की धरती से हुंकार भरी दहाड़ लगाई नरेंद्र मोदी ने, और विपक्ष पर यानी कि कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। तो वहीं अशोक गहलोत को भी आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आना था, लेकिन अशोक गहलोत ने घुटने की दर्द की बात कह के इस कार्यक्रम में नहीं आए, और इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा एक नारा दिया कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। इसी के साथ रण क्षेत्र में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।